रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी और इंडिया के रिस्पेक्ट से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ डेवलपमेंट हुई है। ये हमारे ग्रोथ जीडीपी से रिलेटेड है और जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि सारा वर्ल्ड रिसेशन की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन पे है, वहीं इंडिया की ग्रोथ रेट काफी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे हो रही है और जितना एक्सपेक्ट किया था उसको सरपास करके हुए हमारा ग्रोथ का इंजन काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये न्यूज़ है हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट से रिलेटेड, जो Q3 के रिजल्ट्स जो डेटा सामने आया है उसमें इंडिया ने कितना रजिस्टर किया है, 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है। ऐसे रिसेंट आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, इंडिया Q3 फाइनेंशियल 24 जीडीपी सरपासेस 8.4%, एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। मतलब इंडियन इकोनॉमी ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही हमने ग्रोथ करके दिखाया है। जितने वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड न्यूज आउटलेट्स या इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अराउंड 7 और 7.5% से बिलो रहने का ही टारगेट रखा था, बट इंडिया ने इन सब को पीछे छोड़ते हुए 8.4% का रजिस्टर किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये टर्म बताना चाहूंगी, जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जीडीपी क्या है, ग्रॉस मतलब क्या हुआ, टोटल वैल्यू, ठीक है। इसमें हम टोटल एज इट इज वैल्यू लेंगे, उसमें कोई डेप्रिसिएशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रॉस का मतलब ये हुआ। डोमेस्टिक मतलब जो सिर्फ हमारी इंडियन टेरिटरी में हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही इसको अकाउंट करते वक्त हम देखते हैं, उन्हीं को हम लेते हैं अपने अकाउंटिंग टर्म्स में। साथ ही साथ प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें जो फाइनल प्रोड्यूस है, जो आफ्टर रॉ मटेरियल इनपुट आउटपुट की बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, हम उसी को सिर्फ कंसिडर करते हैं। अब मान लीजिए आटा हमने ले रखा है, मैदा ले रखा है, उसको डो बनाया है, तो जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है उसको हम ना लेके, डो को ना लेके, हम फाइनल प्रोडक्ट जो बिस्किट है उसकी वैल्यू को हम देखेंगे। तो ये हमारा सिंपल वर्ड्स में डिफिनेशन हुई हमारी जीडीपी की। एक इसके साथ साथ एक और टर्म्स होते हैं जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, जैसे इंडिया जीडीपी फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। इसका मतलब क्या है, एक बार मैं इसको बताना चाहूंगी। जब भी हम फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल। अगर हम 2024 की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा वो एक फाइनेंशियल ईयर कहला जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2024। और इसमें 2023-24 को हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 24। इसी तरह जो नया अब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से 2024, 2023, 25 तक जो चलेगा, तो वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। उसको हम फाइनेंशियल ईयर क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर 25। और एक थर्ड क्वार्टर है। पूरे हमारे 12 महीने जो होते हैं उनको हमने क्वार्टर्स में कर रखा है, जिसमें टोटल 3 मंथ्स में उसको डिवाइड कर रखा है। तो थर्ड क्वार्टर जो है हमारा अक्टूबर से दिसंबर का डेटा है, वो जब सामने आया तो इंडियन इकोनॉमी ने कितना ग्रोथ रजिस्टर किया है, इसमें 8.4% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको रजिस्टर किया है। ये डेटा हमें कहाँ से मिलता है, इसका डेटा हमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के द्वारा रिलीज किया गया लास्ट वीक में, ठीक है। अब जैसा कि हमारे एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया का जो ग्रोथ फिगर रहने वाला है इस क्वार्टर के लिए वो सिर्फ 7% के अराउंड ही रहने वाला है या उससे कम रहेगा, बट इन सबको पार करते हुए इंडिया का ग्रोथ रेट जो हुआ है वो है 8.4% इंडिया ने रजिस्टर किया है। अब इसको हम एक बार चार्ट और डेटा के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमारा ये प्रीवियस ईयर का चार्ट है, फाइनेंशियल ईयर हमारा ये जो है 8.2, 8.1, 8.4, ये एक एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये Q1 है जो अप्रैल मई जून को रिप्रेजेंट करता है, ये जुलाई अगस्त सितंबर को 8.1 करता है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये 8.4% है। तो अब तीनों क्वार्टर का देखोगे तो अबव 8% ही हमारा ग्रोथ रेट दिख रहा है इस ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ये दोनों जो रेट्स हैं पिछले Q1 Q2 के, ये रिवाइज एस्टिमेट्स के थ्रू आए हैं, 8.2 और 8.1। इससे हम क्या, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इस न्यूज के क्या फैक्टर्स है। अब हमारी जीडीपी ने ग्रोथ तो किया है, बट इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किस सेक्टर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ये हमारे प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं और हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से भी आंसर राइटिंग में काफी हेल्पफुल रहता है।
सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। अब किस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्वार्टर में? तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने। कंस्ट्रक्शन ने तो डबल डिजिट का ग्रोथ दिया है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल डेवलपमेंट के थ्रू काफी ज्यादा है, वो काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे। उसी को देखते हुए उसी की तर्ज पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10.7% और मैन्युफैक्चरिंग में 8.5% का ग्रोथ वैल्यू एडिशन देखा गया है। इसमें ये किस वजह से आया कि हमारी रेजिडेंशियल डिमांड है वो पुश हुई है। साथ ही साथ इंडिया में जो पीएम आवास योजना है उसके थ्रू भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी बूस्ट अप हुआ है। एक तो ये हमारा सेक्टर, किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, वो हमारा कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। और एक और चीज आप देखोगे, बेस इफेक्ट जो आता है, कंपैरिजन विद द लो बेस इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीवियस ईयर आर आल्सो फैक्टर। अब इस चार्ट में आप देखो, जैसे ये वाला हमारा 8.4 है, इसी क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 को देखेंगे तो उसमें क्या है, 4.3% है। इसी का हम ग्रोथ इस ईयर ऑन ईयर मतलब कि हम पिछले साल के इसी क्वार्टर को इस साल के इस क्वार्टर 3 से हम कंपेयर कर रहे हैं। जब भी हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू जो हमारा डिवाइड करके आता है वो बड़ा नंबर आता है, बड़ा डिजिट आता है। जैसे आप 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो फिर क्या आएगा, 5 आएगा। और 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है हमारा 2। तो ये जो बेस इफेक्ट है उसकी वजह से ही ये ग्रोथ काफी ज्यादा दिखी है और पॉजिटिव है। ये एक मेजर फैक्टर है जो इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी वजह से भी ज्यादा ये पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर में काफी कम था, 4.3% था। तो दो फैक्टर्स हो गए, एक हमने देखा इन सेक्टोरियल ग्रोथ और दूसरा हमने देखा बेस इफेक्ट था। इसके अलावा एक और फैक्टर्स क्या, ये इस मैप इस सेक्टर वाइज परफॉर्मेंसेस दे रखी है इसमें, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। एक सबसे ज्यादा सीरियस कंसर्न है जो हमारे इकोनॉमी के लिए, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें आप देखोगे कि इस क्वार्टर में -0.8% ग्रोथ हुई है। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया की 50-60% पॉपुलेशन जो है अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट रहती है, एग्रीकल्चर में। हमारे फार्मर्स अभी भी कितने सारे फॉर्म प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, लॉज लाए गए, उनको रिपील कर लिया गया। तो ये सेक्टर हमेशा से कंसर्न रहा है, हमारे प्रीवियस 5-6 डिकेड से हम देखते आ रहे हैं। और अभी भी इसमें उतनी ग्रोथ पोटेंशियल अभी नहीं आ पाई है कि वो पॉजिटिव ग्रोथ दे पाए। हमारी फार्मर्स की इनकम भी अभी लो ही रहती है। अब इन सब फैक्टर्स के अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने जीडीपी को 8.4% ग्रोथ दी है? एक है कि गवर्नमेंट स्टिमुलस, गवर्नमेंट भी काफी इकोनॉमिक बूस्ट दे रही है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ा रही है, टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है। ठीक है, सपोर्टिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जब क्रेडिट एक्सपेंशन होगा तो मार्केट में डिमांड सप्लाई बढ़ेगी, मनी की, है ना। तो उससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा रिफ्लेक्ट होता है। कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, जब इंडिया का अभी जो माहौल चल रहा है ओवरऑल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से काफी पॉजिटिव है। सारी दुनिया की नजर इंडिया पे है क्योंकि इंडिया एक केटर करता है, बहुत अच्छा मार्केट देता है डेवलप्ड नेशंस को। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव हमारे लिए फैक्टर है। और कंज्यूमर्स का एंड बिजनेस का कॉन्फिडेंस भी है। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट हमारे पास होती है और जिसकी पॉलिसीज हमारे सामने सामने क्लियर होती हैं, विजन क्लियर होता है, तो उससे कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलता है, जो कि हम अपने सेंसेक्स और निफ्टी में भी देख सकते हैं। मार्केट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री ही दिख रही है। फिर साथ में साथ हम ये कहेंगे, ये सारे मेजर फैक्टर है। ग्लोबली भी हम देखेंगे कि इंडिया ने अपना आइसोलेशन ना करके वर्ल्ड के साथ मिलते हुए अपनी अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देते हुए सारे डिमांड्स को फुलफिल किया है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स और कम्युनिटी प्राइसेस, जैसे जिस तरीके से मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहे थे, जैसे यूक्रेन वॉर की वजह से या कोई भी इश्यूज चल रही थी वर्ल्ड में, बट इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करके रखा था, उसको ग्लोबल फैक्टर से इम्पैक्ट होने नहीं दिया इस टाइम पे। चलिए, तो अब जो ये हमने पॉजिटिव देखा है उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है। एक तो हमने रिवाइज एस्टिमेट, मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि क्वार्टर 1 का कितना हो गया, 8.2%, क्वार्टर 2 का 8.1%। और साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल बताते, इंडियन इकोनॉमी रिमेन रेजिलिएंट एंड रोबस्ट और 7.6% ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब क्या है कि इंडिया का जो ओवरऑल पूरे ईयर का जो ग्रोथ रेट आने वाला है वो ये मानते हैं कि 7.6% से ऊपर जाएगा, या फिर ओवरऑल 7.6 और 8 के बीच में रहने वाला है। फुल ईयर का, अभी तो हम ये क्वार्टर वाइज देख रहे थे, बट फुल ईयर का जो हमारा रहने वाला है वो काफी ही पॉजिटिव, काफी ही पॉजिटिव मूड दिखाता है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स का।
और ग्रोथ रेट हमारी क्या रहने वाली है, 7.6 से 8 के अराउंड रहने वाली है हमारी पूरी फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 की ग्रोथ रेट। तो आई होप आपको ये न्यूज़ एनालिसिस समझ में आया होगा, आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।